कृषिगत समस्या क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों को लगता है कि हम मेंस में लिख लेंगे, बहुत आसान होता है। हाँ, आसान है। आसान इस पर्सपेक्टिव में है कि जो चीज़ हम बोलेंगे ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होगा, सब लोग जानता है कि बिहार में क्या क्या समस्या है कृषि का, लेकिन उसकी जो फ्रेमिंग होती है जब उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब इसकी हम फ्रेमिंग करेंगे तो फ्रेमिंग से पता चलेगा कि अगर हम उसको एक्सप्रेस करें उस फ्रेमिंग को अपने मेंस के कॉपी में, तो दूसरों बच्चे की तुलना में हमें क्या होगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। क्लियर है? देखो, तो अभी इसको हम पढ़ने से पहले, यानी बिहार का हमारा जो मैप है इसमें हम कृषिगत समस्या को ढूंढेंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सेंसस पे हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। वो सेंसस क्या कहता है, देखो कुछ पॉइंट्स क्या है। हमने कहा कि जनगणना 2011 में यह कहा गया है कि बिहार में लगभग 90% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह कहाँ रहती है, वह गांव में रहती है है ना। ठीक, यह 90% नहीं है बल्कि यह 88.7% है। ध्यान रखिएगा, लगभग में 90% लिख देते हैं। अगर आपको यह डाटा याद रहे तो अच्छी बात है, अगर डाटा याद नहीं रहेगा तो आप लगभग 90% आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ क्या कि जो बिहार की इकोनॉमी है वह कैसी इकोनॉमी हो जाएगी, हमारी रूरल इकोनॉमी हो जाएगी, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो जाएगी। शब्द को यहीं से चुनना है और इसको मेंस में उतारना है। ठीक, अब देखो इस सेंसस में यह भी कहा गया है कि इस 88 यानी लगभग 90% लोगों में, जो गांव में रहते हैं उस 90% लोगों में लगभग 75% क्या है, जो पीपल क्या है, वो लेबर है, यानी क्या है, श्रमिक, लेबरर लिख लो यहाँ पे, यानी श्रमिक है। सोचो कि श्रमिक क्या होगा, बताओ। श्रमिक होगा तो वह क्या करेगा, अपना वो खेती करेगा, है ना, या फिर छोटा मोटा क्या करेगा, उद्योग में काम करेगा, कुटीर उद्योग में काम करेगा, लघु उद्योग में काम करेगा। ये 3 हमारे डाटा हो गए, ये जो हमको यूज होगा। अब देखो, अब इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 ये बिहार सरकार का है, बिहार गवर्नमेंट का है। इस गवर्नमेंट में क्या कहा गया, देखिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर का चैप्टर, तो उसमें कहा गया है कि बिहार सरकार ने 2030 तक क्या रखा है, एक टारगेट फिक्स किया है, लक्ष्य रखा है। क्या उसको बोलते हैं, बताया तो चंद्रशेखर जी। एक एजेंडा तय किया है सर, क्या उसमें कहा गया एजेंडा सतत में? विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए। हाँ, 2030 ये तक तो क्या नहीं किए पता हैं, है सर, याद नहीं है, पढ़े हैं। तो इससे काम हो जाएगा। पढ़े हैं, एक बार ही पढ़े हैं सर, अभी याद नहीं है वो। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, इतना तो कम से कम पता है आपको, यही बहुत बड़ी बात है। हमने सेंसस में हमको यह काम आएगा। प्लस क्या है कि जो इकोनॉमिक्स 2020-21 बिहार सरकार का है, जो प्रकाशित किया गया है फरवरी 2021 में, उसमें क्या किया गया है कि खास करके एग्रीकल्चर फील्ड में, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर फील्ड में 2030 तक बिहार सरकार ने सतत विकास लक्ष्य रखा है। इसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य 2030 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। दोनों में से जो भी नाम आपको पसंद आता है, जिसका नाम प्रिय लगता है, वो आप उसको रख लो। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे बिहार, देखिएगा लगभग 16 से लेकर के 19 तक, 16 17 18 4-5 साल तक ना, यूएनओ, उसके बाद अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग तो खैर बाद में आया है, नीति आयोग के उसके बाद में नीति आयोग हो गए, कुछ और जो एनजीओ हैं, प्राइवेट एनजीओ, क्या कहता है कि बिहार में भूखमरी और गरीबी की ये जो प्रतिशत है, या जो भूखमरी और गरीबी है, वह क्या है, चरम पर, यानी पीक पर, बहुत लोग गरीब और भूख से मर रहे हैं। तो बिहार सरकार का कहीं ना कहीं बदनामी होता है ना जी। तो बिहार सरकार ने क्या किया है, इस बार के बजट में 2030 तक एक लक्ष्य रखा है, क्या कि हम अपने बिहार से 2030 तक भूख और गरीबी, ध्यान रखिएगा, इसका महत्वपूर्ण चीज क्या है, भूख और गरीबी, यानी हंगर एंड पॉवर्टी, क्या करना है हमको, इसको हटाना है या फिर दूर करना है।
अब जरा देखो, हमारे बिहार से यह भूख और गरीबी कब हटेगा सारी का? जब हमारा जो यह सेंसस है, जो 90% लोग जो कहाँ रहता है, गांव में रहते हैं, या 75% जो लोग लेबर है, वह क्या, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़े, उनको एजुकेशन मिले, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या मिले, फायदा मिले, तब ना वो गरीबी दूर होगा हमारे यहाँ से। और भूख कब दूर होगा? जब जब हमारे खेत में क्या हो, जो अनाज उपज रहा है वह अनाज और क्वालिटी का उपजे, और कम खेतों में अधिक क्या उपजे, नहीं होता कि प्रत्येक उत्पादन जो अधिक हो वह हो। तो जरा सोचो कि यह बहुत बड़ा गोल है बिहार सरकार का। तो जब तक हम कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम बिहार सरकार के इस गोल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही हम अपने राज्य से भूख को ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही हम अपने राज्य से क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। ओवरऑल हमको यह समझना है, ये नहीं पढ़ेंगे मेंस में कि भाई कृषि किसे कहते हैं, अरहर कब उपजाया जाता है, धान कब उपजाया जाता है, ये सब मत पूछना हमसे कि सर वो छोड़ दिए हैं, वो सब नहीं पूछा जाता है मेंस में आपसे, है ना। मेंस से बस ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा उसका समझ करके। तो अब जरा सोचो, खुद सोचो, इसमें कुछ नहीं करना, हमको नहीं बताना, आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि इन सब को हमको दूर करना है, इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या लाना है, हमको इसको बढ़ा करके शहरी की तरफ लाना है। तो कब आएगा? जब हम एग्रीकल्चर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, दूर करेंगे। और जरा बताओ तो नीता, हम कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे कि एग्रीकल्चर का बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बिहार में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान होता है, या प्राइवेट सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, बताओ। कोई आदमी, 18.7 सर। और कोई आदमी बताएं। बताओ तो पल्लवी। हमने कहा है कि बिहार में जो बिहार का जीडीपी होता है, उस जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, और कृषि और कृषि का क्षेत्र का योगदान कितना होता है। तो हम बताते ना बार बार आपको, 18.7%, जो क्या होता है, इकोनॉमिक्स में लिखा गया है कि लगभग 20%। सोचो कि कितना बार ये सब याद रखना, नहीं याद रखोगे तो पाप लिखेगा तुम लोगों को, ये सब याद रखो। अब समझो, अब समझते हैं इन डाटा के हिसाब से जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ, समझते हैं। हैं? सर क्या बताएं? हम यह बताए हैं कि बिहार के सकल, तुम हिंदी माध्यम के हो ना, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं कृषिगत क्षेत्र का योगदान 18.7% है, जो लगभग, जिसको कि किताब में 20% लिखा गया है। कुछ बढ़ा के सरकार बताती है ना, ताकि किसान में आत्मस्वाभिमान का भावना जगे। हमने यही कहा है। ये डाटा हमारे पास में देखो, अब ये जो दो डाटा हमारे पास में इकोनॉमिक सर्वे का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सोचो कि जो बिहार का जीडीपी में अगर हम 20% योगदान कृषि क्षेत्र कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार का जो जीडीपी है, या बिहार का जो वृद्धि दर है, वह कहीं ना कहीं किससे प्रभावित है, हमारा कृषि से प्रभावित है। तो अगर जिस राज्य का जीडीपी क्या होता है कि जिस फील्ड में जितना अधिक होता है, तो सरकार और अर्थव्यवस्था या आर्थिक शब्दावली में यह माना जाता है कि वह सेक्टर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा डेवलप है। चूँकि हमारे यहाँ क्या है, कृषि का योगदान कम है किसके, जीडीपी में, तो सरकार यह मान करके चलती है कि हमारे बिहार में कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं अभी भी विद्यमान है, जुड़ी हुई हैं, जिनको कि अगर हम दूर करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि यह योगदान जो अभी 18.7 हम पढ़ रहे हैं, कल को कितना होगा, 50-60% के आसपास में होगा। यह तब होगा जब हम क्या करेंगे, कृषि से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसको हम दूर करेंगे। हम अब बिहार में कृषि की समस्या को ढूंढते हैं, तो हम क्या करेंगे कि बिहार में कृषि की समस्या को जो है, जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम हम सीधे लिख देते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास में है, इस प्रॉब्लम को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ध्यान से रखना सारे बच्चे, इसको ऐसे ही जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, सॉरी, तो जैसे क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं इसको, वैसे क्लासिफिकेशन आप भी अपने कॉपी में करना, और जहाँ आपको जगह मिलेगा वहाँ उसको क्या करना, उसको बैठा देना। क्लियर है? देखो, हम बिहार के संदर्भ में क्या पढ़ेंगे कि बिहार में जो कृषि की समस्या है उसको हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग उत्तर बिहार में
कृषिगत समस्याएं। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ बिहार। पल्लवी हो क्लास में? जी सर। समझ में आ रहा बा कि ना? आ रहा है। कई बार पढ़ाई बहुत बोरिंग हो जाती है तो घबराना नहीं है। बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछेगा ऐसे तो सीधे मत लिखना कि निम्न समस्याएं हैं। बाढ़ की समस्या, सूखा की समस्या, खाने पीने की समस्या, सोने की समस्या, जगने की समस्या, नेटवर्क नहीं रहता उसकी समस्या, ऐसे नहीं लिखना है। उसको क्या करना है सारी का, पहले हमको क्लासीफाई करना है कि दिखाना है कॉपी चेक करने वाले को कि भाई सबसे बेहतर आंसर हमने प्रेजेंट किया अपने कॉपी में, कि चाचा आप हमको ज़्यादा नंबर दे दो। वो दे देगा खुश होकर के, क्योंकि उनको भी इतना क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ें एक एक टॉपिक को, है ना। हम जब ये देखिएगा, खैर छोड़िए उन सब बातों को। तो हम क्या देखते हैं कि हम जब बिहार में क्या है कि 3 प्रकार की कृषि का समस्या होता है। पहले उत्तर बिहार में जो देखो गंगा नदी क्या करती है, हमारे बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है ना, फिजिकली। तो हम क्या देखेंगे कि जो ऊपर का एरिया है, जो नॉर्थ पार्ट हमारा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार बोलते हैं। तो इस वाले रीजन में ना एग्रीकल्चर की सारी का अलग समस्या होती है। आई बात समझ में। और जहां आप रहती हैं दक्षिण बिहार में, तो यहाँ जो कृषि कार्य होते हैं इस दक्षिण बिहार में कृषि की अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे आपने कहा कि बाढ़ की समस्या है, तो क्या रोहतास में, कबूर में बाढ़ की समस्या कभी सुनी हो? नहीं सुनी हो। वो सर सुखाड़ की समस्या है। सुखाड़ की समस्या है। तो हमको क्या करना है कि बिल्कुल बैलेंस वे में उत्तर लिखना है। बोलेंगे सर उत्तर बिहार का अपना समस्या है, दक्षिण बिहार का अपना समस्या है। जैसे ऑनलाइन पढ़ने का अपना समस्या और नफ़ा नुकसान है, ऑफलाइन का अपना नफ़ा नुकसान होता है ना। उसी प्रकार बिल्कुल बांट देंगे। और अंत में कहेंगे क्या सर कि अब क्या है कि समूचे बिहार का एक ऐसा समान समस्या है जो उत्तरी बिहार में भी लागू होता है और हमारे साउथ बिहार में भी लागू होता है। कुछ दिमाग खुला चंद्रशेखर जी, हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, ये दोनों समस्या को समान सर। समझ में रखेंगे सर। क्या बोल रही हो नीता? जैसे उत्तर बिहार की समस्या और दक्षिण बिहार की समस्या आप अलग अलग बताएं। ये सामान्य समस्या किसको बता रहे हैं? ये दोनों को जो समस्या है उसी को लगभग तकनीकी की तो जरूरत दोनों क्षेत्र में है ना। ये समान समस्या हो गया कि इसकी ये समस्या उत्तरी बिहार में भी मौजूद है और ये समस्या हमारे दक्षिणी बिहार में भी मौजूद है। लेकिन उत्तरी बिहार का कुछ अलग समस्या है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। ये मुश्किल से मतलब 5-5 पॉइंट दोनों में डिस्कस करना, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करना है हमको किस में, सामान्य समस्या में। यानी सामान्य समस्या एक ऐसा समस्या है जो हमारे उत्तरी बिहार में भी और जो हमारे दक्षिणी बिहार में भी है। तो पहले हम जब इसको पढ़ लेंगे तो हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि जो समस्या यहाँ छूटा हुआ है उसको अब हम क्या करेंगे, भेज देंगे नॉर्थ में या साउथ में, जहाँ पे फिट बैठेगा वहाँ उसको बैठाने का हम प्रयास करेंगे। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो इनकी सामान्य समस्या, कॉमन सी समस्या है जो समूचे बिहार में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। क्लियर है? देखो इन सामान्य समस्या को हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम अच्छे से लिखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इन सामान्य समस्या को हम 4 भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं वर्षा, इनको भी हम क्या करेंगे, 4 भाग में बांट देंगे। ठीक, यानी जो समस्या उत्तरी बिहार में भी होगा और जो समस्या हमारे कहाँ दक्षिणी बिहार में भी होगा। तो सबसे पहला होता है हमारा, वो लिखेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्राकृतिक समस्या।
यानी नेचुरल प्रॉब्लम्स। ध्यान रखना ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है ना, किसी अभी कुछ और को मत समझना। दूसरा हमारा है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, प्राकृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, कुछ और हो सकता है बताया तो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। सामाजिक समस्या, एजुकेशनल सर। नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं है भाई। ये चार्ट लिख लीजिएगा, है ना। सर संरचनात्मक का हाँ, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, डोंट वरी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे एग्रीकल्चर का, वो हम 4 भागों में हमने बांट दिया है। प्राकृतिक समस्या यानी नेचुरल प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्या सोशल है, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। स्पेलिंग दिख रहा है कि बोलते हैं वर्षा? स्ट्रक्चरल है। सर हो गया हो गया हो गया। ओके, थैंक यू। तो अब इनको क्या करेंगे, जैसे तुम बोले हो ना मनु शिक्षा वाला, तो देखो कहाँ कहाँ सब में हम डालते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल प्रॉब्लम्स है वो हमारे बिहार में क्या कहते हैं, कितना सुंदर हमारा आंसर होता जा रहा है। अगर हम पेपर में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो कॉपी चेक करने वाले को बड़ा दिल की खुशी होगा। अब इसको तुम क्या करो, जब मेंस में बनाना ना, इसको क्या करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको क्या बनाना, एक ब्रिज बना देना, इसको 4 भागों में बांट देना, ठीक। यहाँ पर लिख देना आर्थिक समस्या, जिसका जो मीडियम है, सामाजिक समस्या, उसके बाद की कौन सा प्राकृतिक समस्या, संरचनात्मक समस्या। एक तो यह फर्मा हो गया हमारा। दूसरा कैसे बन सकता है बताओ? एक तो चतुर्भुज ऐसे बना देना, जो ये क्या उसको बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं ना। यहाँ पे ऐसे एरो मार के डाल दीजिएगा आर्थिक, यानी उसको आकर्षक बनाना है। बीच में यहाँ पर क्या लिखिएगा, बिहार में कृषिगत समस्याएं। यहाँ पे आर्थिक डालिएगा, जो भी आपको डालना हो। समझ रहे हैं ना कि कैसे बनाना चाह रहे हैं? फिर इसको तुम ऐसे भी बता सकते हो मेंस में, ये सब लिखना। अभी जो इस पर क्वेश्चन लिखवाएंगे तो एक के लेखा मत बना लेना, अपना हिसाब से भी डायग्राम यूज करना आप लोग। बात समझ में आया? ये जहाँ पाई, जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, पाई चार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद कि लीनियर ग्राफ पढ़ते हैं, तो सब ग्राफ का यहाँ यूज हो सकता है। कितना हम सुंदर आंसर लिखेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपको इमेज बनाना है, ये बना दिया, यहाँ लिख दिया आर्थिक, लिख दिया सामाजिक, लिख दिया संरचनात्मक, लिख दिया, और यहाँ पे प्राकृतिक लिख दिया। जैसे भी लिख बनाना है उसे बनाते चले जाइए। ऐसे बना करके हम डाल देते हैं। यानी हमको क्या करना है, अट्रैक्शन बढ़ाना है अपने कॉपी में। समझ रहे हैं आप लोग? देखो अब देखो कि अब हमारे पास क्या है कि अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन बिहार, है ना। देखो अब जरा सोचो कि हमारे बिहार में ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक समस्या है जो हमारे कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर ऊपर में हम लिख देते हैं। सबसे यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, मृदा अपरदन, यानी सॉइल इरोजन। इस समस्या से आप सहमत हैं कि नहीं है? ये समस्या यहाँ भी है और यह समस्या कहाँ है, यहाँ भी है। ये से आप लोग सेटिस्फेक्शन है आपको इस पॉइंट से? ये बताओ कि नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये मृदा अपरदन क्या समझते हैं हम, क्या है कि हमारे उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में क्या है, नदियों का जाल है। नदियों का क्या है, जाल है। तो प्रत्येक साल जब हमारे यहाँ बाढ़ आता है तो हमारे पास क्या होता है, देख रही हो कि गंडक नदी यहाँ पर हो गया, यहाँ से सो नदी जो बड़ी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पूरा कोसी का धारा हो गया, 7 धारा में बढ़ता है। यहाँ बूढ़ी गंडक नदी हो गई, लाल बकिया नदी यहाँ पर हो गया, घाघरा नदी यहाँ से इन करती है, यहाँ पर पटना में गंगा में मिल जाती है। यहाँ और सारी नदियाँ हैं, अजय है,
किउल है, पुनपुन है, हरोहर नदी है। तो जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो पठारी भाग से निकल रही हो या फिर हिमालय के रीजन से निकल रहा हो, वो क्या करती है कि प्रत्येक वर्ष जब उनके पास बाढ़ का महीना आता है, तो बाढ़ के महीना आने के समय में वह क्या करता है, अपने साथ बहुत ज़्यादा गाद, सेडिमेंट उसको बोलते हैं इंग्लिश में, अपने साथ क्या लाता है, सेडिमेंट लाता है। और जो हमारी उपजाऊ मृदा होती है, जो हमारा फर्टाइल सॉइल होता है उत्तरी बिहार का, दक्षिण बिहार का, सबको ढो करके कहाँ भेज देता है, सारी का गंगा में भेज देता है। और गंगा तो भाई गंगा है, इसके यहाँ जो भी आता है अपना आश्रय दे देती है। इसको लेके कहाँ जमा कर देती है, सुंदरबन के डेल्टा में। बात समझ में आया? यानी हमारे बिहार से इन नदियों के द्वारा, जो बारहमासी नदियाँ होती हैं, जो हमेशा सालों भर जिनमें पानी होता है, वह नदियाँ क्या करती है, अपने साथ जो हमारे बिहार की उपजाऊ मृदा होती है उसको वो क्या करती है, बहा करके लेके चली जाती है। पहला चीज़, और जब बहा करके लेके चली जाती है, देखते होइएगा कि जब बाढ़ का महीना हमारे यहाँ होता है, जब नदी उफान पर होता है, तो पूरा ये नदी देखती हो ऐसे काट देता है इसको, फिर ऐसे नदी रास्ता मोड़ लिया। यानी यहाँ का जो मिट्टी होता है काट के क्या करता है, लेके बहा के चला जाता है। बाद में यही क्या बन जाता है, इसी को बोलते हैं चौर, CHOUR, चौर, या इसी को टाल बोलते हैं, जो पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर में देखने को मिलता है गंगा नदी के आसपास में। तो यह जो समस्या है हमारे बिहार में, मृदा अपरदन की समस्या, यह सामान्यतः किसके द्वारा होता है, तो हमारे नदियों के द्वारा होता है। और यह समस्या उत्तरी बिहार में भी और यह समस्या दक्षिणी बिहार में भी है, जिसके कारण मृदा अपरदन के कारण हमारे बिहार में क्या होता है, कृषि उत्पादकता कम हो जाता है, क्योंकि सारा उपजाऊ मिट्टी कहाँ लेके चला जाता है, ये गंगा अपने सुंदरबन के डेल्टा में जाके मुहाने पे गिरा देता है। तो इसी से हमको क्या होता है, इसी से हमारी कृषि प्रभावित होती है। यदि किसी उपकरण से या किसी तकनीक के माध्यम से हम इसके जो बाढ़ की समस्या को से हम अगर निजात पा लेते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होगा, मृदा अपरदन की समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी और हम क्या करेंगे, हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। तो जब उत्पादकता हमारा बढ़ेगा, तो हमारा जो SDG गोल है 2030 का, कि भूख और गरीबी को ख़त्म करना, हम क्या करेंगे, उसमें लगभग सफल हो जाएंगे। तो इसको तो हम अपने भाषा में समझा दिए हैं। आपको जो भी अच्छा लैंग्वेज लग रहा हो उसको आप क्या कीजिएगा, उत्तर में निकालिएगा, लिखिएगा। हमारे बिहार में जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे देखिए वर्षा ने क्या क्या कहा, सुन लो सब सारे बच्चे, इस पर फिर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि सर वर्षा बोलते हैं, सॉरी, इन्होंने कहा क्या कि बाढ़, यानी हमारे यहाँ क्या है, फ्लड एक समस्या है। और दूसरा इन्होंने कहा क्या कि क्या उसको बोलते हैं, मानसून, अनइवन मानसून, यानी मनचाहा, अनचाहा बोलते हैं इसको ना, अनियमित मानसून। हाँ, अनियमित मानसून, वेरी गुड, अच्छा वर्ड है ये, है ना, अनियमित मानसून। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अग्नि भी एक समस्या है, जिसको कि फायर बोलते हैं। हमारे यहाँ सूखा भी एक समस्या है, जिसको कि क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ओलापात एक सबसे बड़ी समस्या है, जो ओलापात हमारे बिहार के लगभग प्रत्येक प्रांत में, देखो कि ना अभी इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो हमारे बिहार हैं, वही थंडर स्टॉर्म, ओलापात। अरे थंडर स्टॉर्म नहीं बोलते हैं इसको, हेल स्टॉर्म बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म तो ठनका को हो गया, ठनका ओलापात में अंतर नहीं आता है आपको, ठनका भी पड़ता है, मतलब घोड़ा पर चढ़ के पूरा दिमागे उड़ गया है करण का, नहीं। देखिए यहाँ पे ओलापात को अंग्रेजी में बोलते हैं हेल स्टॉर्म। देखो हमारे बिहार में सामान्यतः क्या होता है, बाढ़, अग्नि, अनियमित मानसून जो होता है, और ये अग्नि है ना, तो अगलगी जिसको कि बोलते हैं सामान्य रूप से, और सूखा और ओलापात, ये 5 प्रकार की समस्या। एक और समस्या है सबसे बड़ा, वो तो भूलिए गए हैं, भूकंप, है ना, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अर्थक्वेक। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नेचुरल डिजास्टर हैं जो आपके बिहार में क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग जब बिहार पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ना हम लोग को ज्योग्राफी में, बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधन, तो उन आपदा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिहार को इन सब टॉपिक्स को ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। यहाँ बस हमको टच करके निकल जाना है। देखो हमारे इसमें कि बाढ़ की समस्या जो है, वह बाढ़ की समस्या, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होइएगा तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 के इसमें क्या कहा गया है बाढ़ के विषय में, कि हमारे 38 में से जो 15 जिले हैं वह क्या हैं, वह मोस्ट अफेक्टेड हैं, किससे, फ्लड से, पढ़े होइएगा। फिर जो 7 जिले हैं हमारे,
वह लीस्ट अफेक्टेड ज़िले हैं, और शायद 7 7 14 और 5 15, हाँ 19, ठीक है। और अन्य 7 ज़िले जो हैं उसमें क्या है कि लो फ्लड है। हाँ, ड्रॉट नहीं है, लो फ्लड है। वो ड्रॉट का तो अलग पढ़ेंगे हम लोग, लो फ्लड है इसमें। यानी फ्लड का बिहार सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने फ्लड को 3 रूपों में हमारे बिहार में बांटा है: अत्यधिक बाढ़ वाला जिला, मध्यम बाढ़ वाला जिला और न्यूनतम बाढ़ वाला जिला। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप 15 देखिएगा। यहाँ से पश्चिम चंपारण को छोड़ दो, पूर्वी चंपारण से लेकर के और यहाँ मुजफ्फरपुर, यहाँ सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जो आपके पास मैप होगा बिहार का दिमाग में याद करो। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिएगा दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, उसके बाद क्या क्या खगड़िया, यहाँ पर बेगूसराय और यहाँ पर समस्तीपुर। ये जो 15 ज़िले हमारे पास में हैं, यह 15 ज़िले क्या होते हैं? मोस्ट फ्लडेड एरिया है। मोस्ट फ्लडेड हमारे क्या है? मोस्ट फ्लडेड एरिया है। किस? तो ज़रा सोचो कि अगर यहाँ पर हमारे पास बहुत अधिक बाढ़ आएगा तो क्या एग्रीकल्चर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर अगर नहीं हो पाएगा, ये देखो बाहर के महीना में क्या होता है, लगभग 4 to 5 मंथ जो समय होता है, यह हमारा लैंड क्या होता है? वाटर लॉक्ड होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी लॉक्ड का मतलब होता है घिरना, यानी पानी से घिरा हुआ रहता है ये 4 से 5 महीने। जल संग्रहित नहीं, संग्रहित नहीं बोलते हैं उसको, उसको पानी से घिरा हुआ, उसको याद आएगा तो हम बता देंगे आपको क्या बोलते हैं उसको। ये 4 से 5 अरे तुम तो और कयामत करते हो हिमन्यु। ग्रसित कहाँ से होगा? वार लॉक मतलब पूरा जकड़ा हुआ, घिरा हुआ, उसको बोलते हैं लोग। हाँ हाँ, पानी जल जमाव। यस यस, हाँ जल, पानी जमाव, जल जमाव, सही बोली हो ये, जल जमाव। यानी इन 4 से 5 महीनों में हमारे बिहार में क्या होता है? नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, इन 4 से 5 महीने हमारे बिहार में क्या होता है? नो एग्रीकल्चर और नो प्रोडक्शन। यानी सोचो कि हमारा बिहार, जो इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है भारत का और केंद्र सरकार का भी, नीति आयोग का रिपोर्ट भी कहता है कि हमारा बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। तो जिस कृषि प्रधान राज्य में 4 से 5 महीना जो जमीन होता है, जो यहाँ पे देखती हो ना, पढ़े थे ज्योग्राफी में कि यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि यही ना है पल्लवी, ऊपर वाला हिस्सा। तो जब यही भूमि हमारा क्या होगा? पानी से जमा हुआ रहेगा, तो क्या खेती हम कहाँ से कर पाएंगे? अगर 4-5 महीने का मेरे पास समय मिल जाता तो हम क्या करते और अधिक प्रोडक्शन कर लेते। किसका? अनाज का। तो हम क्या करते? हम फूड सिक्योरिटी के कंसेप्ट को प्राप्त करने का चेष्टा करते और प्राप्त कर भी लेते। तो बाढ़ क्या है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है? हमारे इस बिहार की समस्या। और ये बाढ़ जो, ऐसा नहीं कि बाढ़ केवल वहीं पे आता है। यहाँ देखिएगा जैसे कि मुंगेर के आसपास में, लखीसराय के आसपास में, शेखपुरा में, यहाँ भी थोड़ा मोड़ा संख्या में बाढ़ आता है। जहाँ पे लो लैंड है, यानी ज़मीन की जहाँ पर भूमि कैसी है? नीची भूमि है, वहाँ पर भी ये आता है, बाढ़ आता है हमारा। फिर देखो अगला टॉपिक हमारा है क्या लिखे हैं? अनियमित मानसून। आपको पता है ना कि हमारा बिहार जो है बंगाल की खाड़ी से मात्र 200 किलोमीटर पश्चिम स्थित है। इसके बाद में हमको क्या? बंगाल की खाड़ी मिल जाता है जाने के लिए। तो बंगाल की खाड़ी से के पास में क्या होता है कि मानसून तो जो एक साइकिल है ना नेचर का, उसमें तो हम तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मानसून का साइकिल समय से चल करके हमारे बिहार में पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं? अच्छा एग्रीकल्चर करेंगे और हमको प्रोडक्शन भी काफ़ी अधिक मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास मानसून किसी कारणवश नहीं आया, या एल नीनो की समस्या हो गई, ला नीना की समस्या हो गई, तो हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्शन कार्य हो ही नहीं पाएगा, पूरा अनाजे जल जाएगा, अनाज सूख जाएगा। एलिनो और लानिना से क्या होता है कि अनाज अधिक उपजता भी, अनाज कम भी उपजता है। तो दोनों समस्या हमारे पास में क्या हो जाता है? इस अनियमित मानसून के कारण होता है। बात समझ में आया? यानी एक सबसे बड़ी समस्या है। और यह समस्या किस में होगा? ये समस्या उत्तरी बिहार में भी होता है और ये समस्या दक्षिण बिहार में भी होता है। अभी पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि बिहार के नालंदा जिला में जो आलू का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक हुआ है इस बार। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पर ओलापात नहीं हुआ, हेल स्टॉर्म नहीं हुआ है। प्रत्येक साल हेल स्टॉर्म होता था, पिछला साल नहीं हुआ था। अभी साल का पता नहीं, डाटा क्या आएगा, फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो पता चलेगा उसमें। तो अब क्या कहता है कि जो भी हमारे पास जो डिजास्टर है उन सब को, वो सब क्या करता है? हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। आगे देखो कि अग्नि, फायर। अब देखिए होइएगा कि हमारा जो खास करके जो उत्तरी बिहार का इलाका है,
कौन, जो चंपारण से लेकर के ये चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये वाला इलाका। और जो दक्षिण बिहार का ये देखिएगा, यहाँ से सोन से पास देखे आओ, औरंगाबाद, गया, नवादा, यानी जो पठारी रीजन है, यहाँ पे कौन सा चट्टान पाया जाता है नीता, बताओ तो किस क्रम की चट्टान पाई जाती है? कहाँ पे सर? धारवाड़ का चट्टान पाई जाती है। हरवार का, धारवाड़ का है ना। तो हाँ, धारवाड़ की चट्टान के पास में विंध्य क्रम की ना सर, विंध्य का यहाँ पाया जाएगा। हाँ, पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पास में जो भी जिले हमारे पास में यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए होइएगा, बहुत प्रतियोगी, गया में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, है ना, अरवल में, इन सब एरियाज में। और उत्तरी बिहार का जो मैदानी इलाका है, खास करके दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, यहीं तक इलाका, इन दोनों एरिया में, 1 और 2 एरिया में क्या होता है, अगलग्गी की समस्या प्रत्येक साल मई और जून में होता है। भाई धान खेत में पका हुआ है, अनाज फसल खेत में पका हुआ है, गरीब लोग तो घर में ही, वहाँ खेत में ही देखिएगा मचान बना के रहते हैं फसल की रखवाली करने के लिए। किसी कारणवश क्या होता है, आग लग गया, या किसी कारणवश क्या हो गया कि कोई दुर्घटना घट गई, तो पूरा फसल जल जाता है, चाहे वो सूर्य की रोशनी से हो या किसी मानवीय प्रक्रिया के कारण हो। तो वो क्या होता है कि उससे जब अनाजे हमारा जल जाएगा तो मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो पूरा हमारा क्या होगा, हमारा भूखमरी की समस्या, गरीबी की समस्या, प्रति व्यक्ति आय कम होने की समस्या बनी रहेगी, वो दूर नहीं होगी। तो सरकार क्या होती है, सरकार इसीलिए आजकल के देखिएगा सोलर, अभी इसका कल इलाज में पढ़ेंगे कि सरकार अगलग्गी की समस्या के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो अभी आप लोग सुनबो नहीं की होइएगा वो सब चीज़ें जो सरकार अभी कर रही है, बिहार सरकार इकोनॉमिक सर्वे में, और बाकी उनका जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें सब लिखा गया हुआ है ना। तो ये समस्या हमारे उत्तरी बिहार में भी है, दक्षिणी बिहार में भी है, जहाँ का खास करके गया का तापमान तो बहुत हाई रहता है ना पूरे बिहार में। तो इनके देखिए जंगल है, जंगल में कभी आग लग गया, अपने आप धुआं उठ रहा है, सरकार प्रशासन की आग लग गया कहाँ से, बात समझ में। तो ये समस्या जो होती है हमारे पास दोनों जगह पड़ा रहता है। एक भूकंप आया, देखो भूकंप के बारे में पढ़े हुइएगा जिनका कि हमारे बिहार जो है, वह बिहार क्या है कि एक भूकंप आपदा प्रवण राज्य है, आपदा प्रवण क्या है, एरिया है। अगर आपसे पूछे कि हमारा बिहार, अपना बिहार जो है, वह बिहार भूकंप के 5 जोन होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो हमारा बिहार जो है, खास करके उत्तरी बिहार, वह किस भूकंप जोन में आता है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कि हमारे बिहार में भूकंप के 2 जोन पाए जाते हैं, है ना। कोई कुछ बोल रहा था, बताएं। देखो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, 5वें जोन में ना आता, 5वें जोन में हमने कहा कि 2 जोन है वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, सीतामढ़ी से लेकर के यहाँ पर ऐसे देखो, सीतामढ़ी से लेकर के ये इलाका जो हमारा है, दरभंगा का लेकर के और यहाँ सुपौल तक, ये हमारा आता है अर्थक्वेक जोन 5 में। पश्चिम चंपारण से लेकर के यहाँ देखो ऐसे, ये इनको छोड़ देना, गोपालगंज को छोड़ देना और सिवान को छोड़ देना, इनसे लेकर के पूरा ये जो एरिया हमारा है गंगा नदी के नीचे तक का, ये सारा इलाका जो हमारा है ये आता है हमारा जोन 4 में। अब आते हैं सूखा। सूखा से पता ही होता है कि सूखा अगर हमारे यहाँ होता है तो जो भी जैसे धान की फसल हो गई वो आपके पास नहीं हो पाएगा, सोरगम का फसल होगा आपके यहाँ नहीं हो पाएगा। और सूखा एक ऐसी समस्या होती है जो खेती में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम करता है और खेती का प्रोडक्शन भी कम करता है, पूरा का पूरा औसत लेवल से, चाहे वो उत्तरी बिहार का एरिया हो या हमारे पास दक्षिणी बिहार का एरिया हो। फिर देखो कि ओलापात यानी जो हेल स्टॉर्म हमारे यहाँ होता है, हमने आलू रोप दिया, सरसों का पौधा रोप दिया, मटर का पौधा रोप दिया, कुछ और दलहन पदार्थ रोप दिए, किसान सोया हुआ है घर में कि चलो कि अब तो बरसात ओला हो रहा है, हल्का फुल्का ओस गिर रहा है, हमारा आलू का फसल बहुत बढ़िया होगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, कुछ ऐसा रसना रस दिया, प्रकृति ने कुछ ऐसा खिलवाड़ कर दिया किसान के साथ में कि ओलापात हो गया, बड़े बड़े पत्थर गिर गए, उसकी बड़े बड़े बूंदें गिर गई और नतीजा क्या हो गया, हमारा पूरा पूरा आलू का फसल बर्बाद हो गया। तो ओलापात सर्वाधिक पाया जाता है उत्तरी बिहार में। दक्षिणी बिहार में यह ओलापात का जो क्रम होता है, संख्या होता है या उनकी प्रवृत्ति होती है, इंटेंसिटी होती है, वह क्या होती है, थोड़ी
कम होती है। लेकिन ओवरऑल समूचे बिहार में इस ओलापात की समस्या हमारे यहाँ है। तो ज़रा बताइए, ये भी एक समस्या हो गया हमारा, है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगला क्या समस्या हो सकता है? इसी में भी प्राकृतिक समस्या में क्या हो सकता है? जल जमाव की समस्या, जल जमाव, वाटर लॉगिंग। देखो, ये वाटर लॉगिंग की समस्या ऐसी समस्या है कि जो खास करके हमारे दक्षिणी और मध्य बिहार में इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है वाटर लॉगिंग की, है ना। देखो, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है क्या कि पानी का कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाना। देख रही हो यहाँ पे पटना के आसपास में जाओगी तो पटना के आसपास तुमको बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग मिलेगा, दरभंगा मधुबनी में बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ तुम बेगूसराय और शेखपुर, बेगूसराय के आसपास में आओगी यहाँ पर तुमको वाटर लॉगिंग ज़्यादा मिलेगा। यानी हमारे बिहार के 3 क्षेत्र ऐसे हैं, यानी एक हमारा उत्तरी बिहार का मध्य क्षेत्र हो गया, और दक्षिणी बिहार का और मध्य क्षेत्र ये पटना वाला हिस्सा हो गया, और ये हमारा बेगूसराय का इलाका हो गया। यहाँ पर क्या होता है, किसी ज़माने में इस ओर से नदी बहा करती थी, लेकिन आपको पता है ना कि अब हमारी जो बिहार की नदियाँ वो पश्चिम की ओर क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही हैं, पश्चिम की ओर भागती चली जा रही हैं। आने वाले 100 सालों में हम पढ़ेंगे कि कोसी निकलती थी पहले वहाँ सुपौल के आसपास में टच करती थी, लेकिन अब कोसी कहाँ से बह रही है? चंपारण से बह रही है, क्योंकि धरती घूम रही है ना, वो आएगा, वो साइकिल आता चला जाएगा वो, ठीक। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारे यहाँ अधिक वर्षा होता है, नदियाँ बाढ़ लाती है, तो जहाँ नीची भूमि होती है, जहाँ गड्ढा होता है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और पानी का वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। वाष्पीकरण शुरू होने के साथ में ही कुछ पानी तो हवा में उड़ गया वाष्पीकृत होकर के, वेपराइज होकर के, लेकिन जो पानी नीचे जमा रह जाता है वो क्या करता है, हमारे यहाँ चूना का निर्माण करता है, यानी लाइम का निर्माण करता है ना। और यह चूना क्या होता है? चूना होता है साल्ट प्रवृत्ति का होता है, लवणीय होता है। यानी हमारे भी जो जल जमा होता है हमारे यहाँ, तो हमारे बिहार में क्या करेगा सारिका, हमारे भूमि में इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार में। इसलिए देखे होइएगा कि चंपारण जब हम पढ़ रहे थे, हम लोग तो पढ़े होइएगा ना कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, तो चंपारण से लेकर के सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, उसके बाद के समस्तीपुर, वैशाली, इन एरिया से क्या करता था, उनको क्या मिलता था, सोरा मिलता था, है ना। पीपर साल्ट इसको बोलते हैं, है ना। इस सोरा से क्या बनता था, बम बनाते थे, विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता था। तो इसी से क्या होता है कि जल जमाव के कारण से ही जो अम्लीयता बढ़ती है, जो नमक का लेयर जमा होता है, उसी से क्या बन जाता है, सोरा बन जाता है। तो ये सोरा में खेती नहीं हो पाएगा तुमको, इतना अनुर्वर मृदा होता है कि कितना प्रयास करने के बाद भी तुमको खेती वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो एक बहुत बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ होता है। आई बात समझ में? और बताओ और क्या समस्या है प्राकृतिक का, ये समझ गई ना। यानी हमने आपको प्राकृतिक समस्या को जितना समझ में हमको आ रहा था, या जितना महत्वपूर्ण पॉइंट्स था, हम आपको चर्चा कर दिए हैं, है ना। अब क्या और हो सकता है बताओ कि मिट्टी के अत्यधिक उपयोग, है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ सॉइल, यह भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, हमारे पास नेचुरल ये प्रॉब्लम्स हो सकता है एग्रीकल्चर का। देखते हैं ना कि बिहार की भूमि को, भाई हम लोग भी देखते हैं एक टाइम से खाना खाते हैं, फिर खाना को पचने के लिए शरीर में छोड़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो किसान होता है खेत को छोड़ता नहीं है। एक फसल काटा, 4-5 दिन बाद उसको जोत करके फिर दोबारा फसल बो देता है। यानी भूमि को हम रेस्ट करने का समय नहीं देते हैं, सांस लेने का समय नहीं देते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि भूमि का जितना पोषक तत्व है सब तो पौधा सोख लेता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब सोख लेता है पौधा। तो अगली बार जब हम फसल रोपते हैं तो उसका पैदावार क्या होता है, कम होता है। तो उस पैदावार को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पर्यावरण को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। तो ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण पाठ है, लिख लो आप लोग, है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ सॉइल। देख रही हो पल भी कितना समस्या है हमारे बिहार में। अब कुछ नहीं बोलना है, सब आप ही बताइए। देखो आर्थिक समस्या सबसे बड़ी बात क्या होता है कि किसानों की गरीबी, है ना। क्या होता है, किसानों की ऋण की समस्या से। हाँ,
किसानों की गरीबी। और क्या हो सकता है बताएं, पहले पॉइंट ले लेते हैं फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। ये लिखे हैं भूमि स्वामित्व में असमानता, है ना, इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग, या इसी को हम लोग और बोलते हैं ओनरशिप। ये पॉइंट आया था दिमाग में आप लोगों को? सर ये किस में आएगा, लैंड को छोटे छोटे भागों में विभक्त होना, इसी की वजह से भी तो कृषि में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर एक जगह बहुत सारे खेत अगर एक किसान का रहा तो वो अच्छा काम कर पाएगा एक ही जगह, ऐसे उसको जगह जगह दौड़ना पड़ता है। हाँ, वो सब या तो गंदी योजना लाया गया था। या तो तुम सामाजिक में डाल दीजिए आप, या उसमें स्ट्रक्चर में डाल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। देखो ये क्लास हाँ हो सकता है ना, किसी देखो इसमें किसी में डाल दीजिए आप। ये तो हमारा खुद का क्लासिफिकेशन हमने जो किया, जो किताब में लिखा हुआ है ना, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हमने जो बुक लिखा हुआ उसी में है, हमने क्लासिफाई करके दिया अपने इच्छा से कि जिसको जहाँ डाल दिया है बना वही हम पढ़ रहे हैं। तो आपको जहाँ जो चीज़ सूट करता है ना वहीं पर डाल दीजिए। संविधान में थोड़ी लिखा गया हुआ कि जैसे लिखा है वैसे हम लिखेंगे, है ना, वो तो अपनी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो भूमि का छोटा होना या भूमि का बड़ा होना, लैंड होल्डिंग कम होना या लैंड होल्डिंग ज़्यादा होना, तो या तो आप सामाजिक में डाल दीजिए या फिर आप संरचनात्मक में डाल दीजिए। समझे सारी का, वो आप स्वतंत्र है उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ठीक, अगला क्या हो सकता है बताएं? अधिक उत्पादन लागत, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो तीन चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा इजी वे में, जल्दी वे में, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा क्लास ये। कि किसानों की गरीबी, सबको पता कि किसान क्या है, अशिक्षित है, किसान के पास भूमि की संख्या कम होता है, जोत का आकार उसके पास कम है, और किसानों के पास क्या है कि किसी प्रकार का आर्थिक सहायता उनको नहीं मिल पाता है। नतीजा क्या होता है कि वो गरीबी के गरीब रहते हैं। और अगर गरीब किसान कोई है तो वह चाह करके भी ना तो उन्नत बीज का यूज कर पाता है खेतों में, ना तो उन्नत तकनीक का यूज कर पाएगा, ना है तो किसी प्रकार का प्रोसेसिंग का यूज कर पाएगा, प्रसंस्करण का यूज कर पाएगा वो। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। जब तक हम किसान की गरीबी को नहीं दूर करेंगे तब तक हमारे देश में जो कृषि से जुड़ी हुई समस्या है उसको भी नहीं दूर किया जा सकता है। ठीक, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भूमि स्वामित्व में असमानता। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 5-7 बच्चे पढ़ रहे हैं अपने यहाँ, हो सकता है कि किसी के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन होगा, किसी के पास हेक्टेयर में ज़मीन होगा, और किसी के पास ज़मीन भी नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी है तो सब बिहार के रहने वाले, इंडियन सिटीजन है सब लोग, लेकिन देखते हैं कि किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन, किसी के पास ज़मीन रहने की जगह नहीं मिल पाता है। तो ये जो भूमि का डिसिमिलरिटी यानी इक्वालिटी है, असमानता जो भूमि का है, वह भी क्या करता है, खेती को प्रभावित करता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे एक पल्लवी के पास में 1000 एकड़ ज़मीन है, मान लेते हैं, हमारे पास ज़मीन मुश्किल से 1-2 हेक्टेयर होगा, हम भी मान लेते हैं। तो पल्लवी के पास क्या उतना बड़ा ज़मीन है, लेकिन इसके पास ना तो तकनीक है ना तो इनके पास मैन पावर है कि वो 1000 एकड़ पर क्या करे, खेती कर पाए। तो छोड़ दी हुई कि अपना चलो बंजर भूमि रहे, वो ना खेती खुद की ना किसी को करने के लिए दी वो। लेकिन हम खेती करना चाहते हैं, मेरे पास तकनीक भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, और हम इसका यूज भी कर सकते हैं, ये इसका नए नए प्रोसेस फैक्टर्स का यूज भी हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ज़मीन है ही नहीं, तो हम चाह के भी खेती नहीं कर पाते हैं। तो देखते हो कि असमानता कितना हुआ। पल्लवी के पास है तो वो जमीन खेती नहीं करना चाहती है, मेरे पास ज़मीन नहीं तो हम खेती करना चाहते हैं। यानी जो फीलिंग्स होती है एग्रीकल्चर करने का, उसमें भी असमानता होता है। वो डिपेंड किस पर कर रहा है अभी, तो हमारे लैंड ओनरशिप में। और देखिएगा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे बिहार की अगरी जातियां हैं, खास करके ब्राह्मण, राजपूत, लाला, कायस्थ, उन जातियों के पास में अभी भी देखिएगा कि ज़मीन का रकबा बहुत ज़्यादा, उनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। लेकिन जो हमारे बिहार के ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, या जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके पास ज़मीन का क्या होता है, रकबा बहुत कम है, उसका क्षेत्रफल कम है। तो जब तक हमारे पास भूमि का समान बंटवारा नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमारे का बिहार में कृषि का कल्याण नहीं हो पाएगा।
आपको याद होगा कि जब 1947 में हम जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो बिहार पहला राज्य था पूरे हिंदुस्तान में जिसने भूमि सुधार कार्यक्रम अधिनियम 1947 अपने यहाँ लागू किया था, क्योंकि उनको पता था बिहार में संविधान सभा के तो 2-3 मेंबर थे ना अपने पास में संविधान सभा में, तो उनको पता था कि हमारे बिहार में ज़मीन के लिए क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम क्या करेंगे, यह कानून सबसे पहले बिहार में लागू करेंगे। देखिएगा बिहार में बेतिया जगह है, बक्सर है, दरभंगा है, यहाँ पर गया है। तो बेतिया में जो बेतिया राज का ज़मीन है हज़ारों एकड़ ज़मीन था। बेतिया में जाइए, बक्सर में जाइए तो बक्सर के राजा के पास में बहुत बड़ा ज़मीन था, दरभंगा महाराज के पास बहुत बड़ा ज़मीन था। तो अब क्या कि और यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो सरकार जब आज़ाद हुआ तो जो भी हमारे पास सरकार सोचा कि ज़मीन हम ले करके दूसरों में बांट देंगे लोगों में, लेकिन यहाँ के जो अगरी जातियाँ थी है ना, उस अगरी जातियाँ ने बिहार विधानसभा में बोला कि नहीं हम ज़मीन का बंटवारा नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं। और सोचो कि हमारे बिहार के सरकार में अभी तक वह कानून पेंडिंग पड़ा हुआ, देश का कितना लगभग 70-80 साल हो गया आज़ाद हुए, अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक बिहार से पास नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर वो कानून पास हो जाता तो जो भी हमारे राज्य की अगरी जातियां हैं उनसे ज़मीन सरकार ले लेती और किसको दे देती, वह गरीबों को दान कर देती, दे देती। तो जब ज़मीन का समान वितरण हो जाता हमारे बिहार में तो एग्रीकल्चर क्या हो जाता, एग्रीकल्चर निश्चित रूप से काफ़ी बूम हो जाता। जैसे सारिका भी बोली कि सर ज़मीन का रकबा छोटा है, कभी एक टुकड़ा यहाँ पर है, किसी किसान का एक टुकड़ा कहीं बाहर में है, तो उनको क्या करता है कि खेत की जुताई करने में, खेत को सिंचाई करने में, खेत को खाद देने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे एक रकबा यहाँ पर है, बीच में किसी और का पड़ गया, अगला बार किसी और का है, हम क्या करते हैं खेत की जुताई कर रहे हैं, हमारा खेत क्या है कि खाली है, मेरा वो भी खेत खाली नहीं, बीच में क्या है, बीच में किसी और का खेत पड़ गया, वो खेत में फसल लगा रखा हुआ है। अब ट्रैक्टर जाएगा तो जाएगा कैसे वहाँ पे हमारे पास में, तो यहाँ तो हम जुताई कर लिए, वो भूमि मेरा ऐसा के पड़ा रह गया। तो ये जो भूमि का असमानता वितरण है ना, ये हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है और अभी तक है यह बना हुआ। और बिहार में बहुत बार लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ तो उन्होंने बहुत बार इस कानून को पास करवाने का प्रयास किया था कि भाई हम पास करवा देंगे, लेकिन उस समय में जो भी भूमिहार जाति काफ़ी वहाँ पर बेल्टेज माने जाते हैं, तो जो भूमिहार जाति के लोग थे, विधायक थे वहाँ पे, उन्होंने पास नहीं होने दिया वहाँ पर, है ना। तो ये अभी भी चकबंदी सर उसी से ना आता है। हाँ, चकबंदी, हदबंदी, जी, हाँ, उसी से सब आ रहा है, वो पास नहीं होने दिया। हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में है तो डेवलप हो गया, हम लोग के बिहार उत्तर प्रदेश में सब नहीं, चकबंदी का नहीं हो पाया, लोग जानते भी नहीं। समान भूमि का वितरण होने के कारण भी हुआ। हाँ बिल्कुल, वही कारण है ना, और जातिगत भी समस्या थी। वही ना कि जो मतलब भूमिहार लोग हैं, राजपूत जिनके पास जमीन का ज्यादा होल्डिंग है, उन्होंने दिया ही नहीं जमीन किसी को। अगर हमारे बिहार में जैसे कि चकबंदी हदबंदी जो लागू हो जाता तो आज बिहार भी डेवलप होता, बहुत ज़्यादा डेवलप हमारा बिहार हो जाता। बिहार में का नहीं खे नहीं, बिहार में सब कुछ बात, कृषि उद्योग की अपार संभावना है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बिहार और हिंदुस्तान का देखिएगा मैप आपके पास लगा होगा भारत का, तो देखिएगा बिहार के पास बहुत चीज़ है भाई, वाटर रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, ओपन मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है आपके पास में, लो कॉस्ट लेबर उपलब्ध आपके पास में मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ है, एयर फैसिलिटीज़ है, रेल फैसिलिटीज़ है ना, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ आपके पास में, क्या नहीं है आपके पास में, लेकिन वो नेतवा सब होने ही नहीं देता है। आई बात समझ में? तो आप लोग इलेक्शन लड़िएगा तो ठीक कीजिएगा उसको, है ना। देखो अब अगला क्या आता है कि अधिक उत्पादन लागत। इसका मतलब होता क्या है कि अगर हम किसी 1 किलो अनाज उपजाने में पहले हमको अगर 10 रुपये की लागत आती थी ना, अब वह क्या हो गया, बढ़ करके 15-18 रुपये के आसपास में हो गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, रासायनिक खाद का दाम बढ़ गया है, सिंचाई करने के साधन का दाम बढ़ गया है। तो सरकार इस पर काम करने के लिए, इसके लागत को कम करने के लिए, देखती हो ना कौन एक योजना चलाया है, सुजला योजना कुछ ऐसे ही है, जो डीजल अनुदान कार्यक्रम जो डीजल देता है, एक कोई योजना है सौभाग्य कुछ है कि जो सोलर लाइट लगवाता है उनको किसान के खेतों में, उनको प्रयास करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के स्टेप्स उठा रहे हैं। तो इसके इलाज में हम कल देखेंगे। हाँ, वेरी गुड, कुसुम योजना है उसका नाम, है ना। तो ये उत्पादन लागत हमें यहाँ हमारे बिहार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उसका कारण क्या है, देखो जैसे मान के चलो कि हमारे पटना में खाद्य एवं बीज निगम का हेड डिपार्टमेंट है, हमको अनाज लेकर के जाना है किशनगंज बीज लेकर के, ठीक है। तो सोचो कि जो व्यापारी पटना से किशनगंज खाद लेकर के जाएगा, वो तो अपना ट्रक पे या साधन पे लेकर के जाएगा,
तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से वो क्या करेगा, कॉस्टली भेजेगा भाई, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जोड़ेगा, अपना मेहनत जोड़ेगा। तो जो बीज हमको पटना में मिल रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, किसगंज में कितना मिलेगा हमको, 13 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 3 रुपया मार्जिन बढ़ाएगा। तो यहाँ जो किसान अनाज उपजाएगा उसका भी दाम तो भाई बढ़िए क्या आएगा ना। इसी देखिएगा मेट्रो सिटी में, जहाँ पे मेट्रो सिटी वहाँ सब्जी का दाम तुमको कम मिलेगा, अनाज का दाम तुमको कम मिलता है, क्योंकि वहाँ मंडी है बड़ा बड़ा, पूरा व्यापारी सब आता है यहाँ माल ले करके, और आसपास जो खेती होता है पटना में सब तुमको यहीं पर मिल जाता है। हमको और आपको ताज़ा सब्जी मिलने में नहीं मिल पाएगा जल्दी, लेकिन पटना का जाएगा भिखना पारे के पास मंडी है, सब बाजार समिति है, वहाँ तुमको बिल्कुल खेत से टूटा हुआ सब्जी मिलेगा खाने के लिए, है ना। तो ये मार्केट का चेन होता है। खैर देखो, ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हमारे बिहार में हो गई। इसके अलावा और क्या क्या समस्या हो सकता है बताएं। देखो, सबसे बड़ी समस्या भी सर क्या बोली है, ये फाइनेंस की समस्या है ना, फाइनेंस प्रॉब्लम यानी वित्त की समस्या। देखो, गरीबी और वित्त में अंतर होता है क्या है, हम गरीब हैं तो ठीक, हम गरीब हैं, हमको तुम पैसा दो ना, तब ना हम व्यापार करेंगे, तभी तो खेती करेंगे, हम अमीर होंगे, तुम तो हमको पैसे नहीं दे रहे हो। तो बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार किसानों को अनाउंस तो कर दिया है कि हम क्या देंगे, तुमको वित्त देंगे, सरकारी योजना भी ला दी हुई है, लेकिन हेवी अमाउंट अगर जरूरत पड़ता है किसी किसान को, तो कोई भी बैंक बिना किसी सिक्योरिटी का किसान को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन किसान को यह ऋण उपलब्ध करवा दिया, उस दिन हो सकता है हमारे बिहार में एग्रीकल्चर भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यही अगर हमारे पास क्या होता, कोई बड़ा उद्योग घराना होता तो उनको सरकार फ्री में ही क्या करता, लोन दे देता। देखी थी ना कि यस बैंक के जो राणा कपूर साहब हैं, 7 करोड़ का ऋण ऐसा ही पास कर दिया फ्री में, बंगला लेकर के दिल्ली में, बहुत महंगा बंगला ले लिया वो घूस ले करके। तो गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। तो ये समस्या हमारे बिहार में भी है, और ये समस्या जनरली हर आम नागरिकों को भी है। किसान तो है ये हैं, हर आम नागरिक को अगर पैसा जरूरत पड़ता है तो बैंक वाला बिना किसी सिक्योरिटी का लोन नहीं देता है। आई बात समझ में। तो ये समस्या कुछ हमारे इकोनॉमिकल हो गए, बात समझ में आया। अब देखो, अब जनसंख्या था हमारे पास में 10.47 बोले हो ना, 40 करोड़, ठीक। 2021 में कितना हो गया है पल्लवी, लगभग 15 करोड़। भाई साहब बहुत बढ़ रहा है पॉपुलेशन बिहार का। तो ये पॉइंट यहाँ समझो कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव काहे नहीं होगा भाई। 10 सालों में हमारे बिहार की जनसंख्या 1.5 गुना बढ़ गया है। पहले 10 करोड़ के आसपास था, 15 करोड़ हो गया है। तो आदमी जो 15 करोड़ पैदा हुआ वो खाएगा क्या, वो खाएगा क्या, उसके बाद कि उनका जो वस्त्र पहनेगा, कपड़ा कहाँ से पहनेगा, सब तो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो हमारे पास क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड क्या है, लिमिट है, सीमित है, इससे उसका ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। लेकिन जनसंख्या जो है, गधा लोग ऐसे क्या कि इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है वो, है ना। अब इसको कौन समझाए, किसी को बोलिएगा तो आप ही को 2-3 बात बोल के बोलेगा भागो यहाँ से। किसको समझाइए कि भाई पॉपुलेशन इतना महीने बढ़ गया बहुत ज़्यादा। यानी हमारे बिहार में एग्रीकल्चर लैंड का जो प्रेशर है, किसका, पॉपुलेशन का, वो क्या हो गया है, विगत 1 दशक में, 1 डिकेडल में 1.5 गुना हो गया है। तो इसको खाना कौन खिलाएगा, हमारा किसान। इसको कपड़ा कौन दिलाएगा, हमारा किसान। इसको दवा कौन देगा, हमारा किसान। सब कुछ तो भाई खेती से ना आता है, दवा हो चाहे दारू हो चाहे कुछ जो भी बनता हुआ हो, सब तो खेती से ही आता है। तो इन जो 5 करोड़ जनसंख्या जो बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में, इनका भरण पोषण कौन करेगा, हमारा खेती ही करेगा ना। तो ज़रा सोचो कि खेत तो सीमित है। तो हमारे यहाँ जब अगर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा तो एक समय आएगा कि किसान भी हाथ रेज कर देगा कि भाई अब हमसे खेती नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में। तो इसका जो इलाज क्या, इलाज हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, जो भी आगे देखेंगे कल की क्लास में जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हमारे बिहार में कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। क्योंकि किसान खेती करने वाले लोग कम हैं और खाने वाले लोग बहुत अधिक हैं, और खेती भी लोग क्या करते हैं, लिमिट मात्रा में खेती कर रहे हैं। जो भी नए पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या किया, बिहार से इंटर BA किया, कहीं से NIT IIT किया, बाहर चल के बाहर में MNC में काम करना शुरू कर देता है। उनको बोलो कि खेती करने के लिए, वो खेती को हे दृष्टि से देखता है, वो काम ही नहीं करेगा खेती में, है ना। तो ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कि जो हमारे बिहार में एग्रीकल्चर के गति को, एग्रीकल्चर के ग्रोथ को रोके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। आई बात समझ में। क्या देख रहे थे,
जो संरचनात्मक समस्या हमारा होता है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होता है कि उचित सिंचाई व्यवस्था का अभाव, यानी लैक ऑफ, उचित को क्या बोलते हैं, अब देखिए हमारे बिहार में क्या है कि हमारे बिहार में, नहीं ये प्रॉपर होगा ना, अब देखो हमारे बिहार में क्या है, चाहे वो उत्तरी बिहार हो या दक्षिणी बिहार हो, देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में या 19-20 का भी पढ़े होइएगा, तो सिंचाई के लिए क्या करता है, उन्होंने 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देखो पहला को क्या बोलते हैं, बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई, बटा गया है ना चंद्रशेखर, उसके बाद क्या बोलते हैं, लघु सिंचाई को। ठीक, यानी हमारे बिहार में या किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को जो इरिगेशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से खेती कर, ये पानी सिंचाई कर सकते हैं, बृहद से, मध्यम से और लघु से। तो हमारे बिहार में क्या है कि इन तीनों का क्या है, अभाव है। यानी हमारे यहाँ नदियाँ तो हैं, हमारे यहाँ तालाब तो हैं, हमारे यहाँ नलकूप तो है, कुआं तो है, पोखर तो है, आर्द्र भूमि तो है, लेकिन हमारे पास क्या है, व्यवस्था नहीं है सिंचाई करने का। अब ये बात कैसे हुआ कि व्यवस्था नहीं है ना। देखो व्यवस्था कैसे नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पूरा गंडक नदी है, गंगा नदी है, तो हमारे पास क्या है कि सरकार ने नदी तो दे दी, भगवान ने नदी तो दे दिया, लेकिन सरकार ने हमको क्या नहीं दिया है, कनाल नहीं दिया है। कनाल का मतलब क्या होता है, नहर नहीं दिया है। आपको पता है ना, पढ़ते हैं कि दक्षिण बिहार हमेशा सूखा रहता है, उत्तर बिहार हमेशा बाहर से पानी में डूबा रहता है। तो अगर सरकार एक नहरें बना देना, भाई सरकार के पास पैसा की कमी थोड़ी है, बहुत पैसा सरकार के पास में है, उतना सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। सरकार क्या करे, अगर सरकार हमारे यहाँ नहर बना दे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए, तो उत्तर बिहार का जो अधिक पानी है जहाँ बाढ़ आता है वो कहाँ चला जाएगा, दक्षिण बिहार में आ जाएगा। तो जो यहाँ हमारा पर अनफर्टाइल लैंड है, जैसे कि यहाँ औरंगाबाद का, गया का, अरवल का, जहानाबाद का, नवादा का, उसके बाद जमुई का, बांका का, कैमूर का, रोहतास का, इन सब जगह पर क्या होगा, जब पानी आएगा, सिंचाई होगा, तो क्या खेती बहुत अधिक होती चली जाएगी। आई बात समझ में। यानी कि हमारे पास सिंचाई का जो उपलब्ध साधन है नेचुरल, वह तो उपलब्ध है, लेकिन उसका क्या है कि प्रॉपर सिस्टम उपलब्ध नहीं है, प्रॉपर की व्यवस्थित रूप से, जिससे कि हर किसान क्या हो, हर किसान लाभान्वित हो। यही एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे 2 राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब। आप देखे होइएगा, 10 मिनट कि हरियाणा और जो पंजाब 2 राज्य हमारे ऐसे हैं हिंदुस्तान के, तो आपको पता है कि इन दोनों राज्यों में क्या है, पानी का संख्या कम है। जितनी नदियां हमारे पास में है उतनी नदियां पंजाब में ही नहीं है, हरियाणा में तो खैर नदी का छोड़िए दीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एग्रीकल्चर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कनाल सिस्टम डेवलप्ड है। आपको पता होगा कि जब हमारे भारत का शेरशाह सूरी जब हिंदुस्तान का शहंशाह बना, उन्होंने जीटी रोड बनाया, और उसका सबसे बड़ा जोर कहाँ था, हमने पढ़ाया भी था आप लोगों को, या पढ़े होइएगा कि शेरशाह सूरी ने हमारे बिहार में क्या किया था, कैनाल बिछाने का एक स्कीम, उनका योजना था कि हम बिहार को क्या करेंगे, नहर से जोड़ेंगे, ताकि जो पानी हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है, हम उत्तर बिहार से पानी को यहाँ पर क्या लाएंगे ताकि हम खेती करेंगे यहाँ पर। लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में इनकी मृत्यु हो गई, इनका योजना धरा का धरा रह गया। तो जो अच्छे राजनेता होते हैं, जो अच्छे शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनको ये आइडिया होता है कि हमको डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए, लेकिन ना तो उनका समय साथ देता है, ना तो उनका पब्लिक साथ देता रहता है। तो अगर हमारे यहाँ क्या हो, हमारे यहाँ यही लिखने आएगा, सिंचाई व्यवस्था नहीं लिखेगा, बल्कि क्या लिखेगा, उचित सिंचाई व्यवस्था का अभाव है हमारे यहाँ, कि हम उसके कारण क्या कर रहे हैं कि अपनी खेती को नहीं कर पा रहे हैं। इसमें समझाना है प्रभावित कृषि में क्या समस्या हो रही है हमारे यहाँ। देखो हमारे बिहार में क्या हो रहा है अभी भी, देखो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण से देखो क्या हो सकता है कि लैक ऑफ एजुकेशन है ना, लैक ऑफ टेक्निक एजुकेशन या फिर टेक्निकल नॉलेज है ना, उसके बाद क्या लैक ऑफ फाइनेंस, यानी
परंपरागत कृषि जो है अपने आप में काफ़ी बृहद अवधारणा है, काफ़ी बढ़ा हुआ अवधारणा है। इसके कोई एक कारण नहीं हो सकता, इनके क्या बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं, समुच्चय है इनका। आई बात समझ में? तो अब देखो कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम जोड़ेंगे परंपरागत कृषि का, तो अब यह पॉइंट हमारे बिहार में, समझे मनु, हमारे बिहार में यह पॉइंट ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अप्लीकेबल? क्योंकि परंपरागत कृषि का मतलब होता है कि जिस पद्धति से हमारे यहाँ खेती हो रही थी धान की, गेहूं की, अभी भी किसान वही उपजाए, लेकिन नहीं, देख रहे हो ना, हमारे बिहार में 2013 से ही जो धान की खेती होती है वह धान की खेती कर दिया गया है श्री विधि से। इवन कि जो हमारे गांव के लोग हैं ना, वो भी श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं। यानी अब परंपरागत कृषि को क्या किया है, उन्होंने हटा दिया है। अब तकनीक के माध्यम से या फिर परंपरागत कृषि को छोड़ करके एक कृषि का नया दिशा उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया। समझे मन्यू? तो किसी किताब में अगर आप यह पॉइंट देखिएगा तो अब उसको आप आगे लेके फॉलो मत कीजिए, बहुत पुराना अवधारणा है ये, 10-12 साल पहले की अवधारणा ये हो गई। समझा? एक सबसे बड़ी समस्या क्या होता है, लैक ऑफ लैंड सर्वे, लैक ऑफ लैंड सर्वे, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, भूमि सर्वेक्षण का अभाव। देखो अब ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ कि भूमि सर्वेक्षण का अभाव। कहने का यह मतलब, हालांकि देखो इस पर बिहार सरकार 2017 के बाद से, देखिएगा पढ़िएगा उनका, 17 के बाद से 2021 तक में बहुत सारा काम किया है। यानी क्या किया, भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड रखा हुआ है, भूमि का उपग्रह के माध्यम से सर्वेक्षण ले रहा है, लेकिन अभी भी इसका डाटा क्या हुआ है, रिकॉर्ड रिकवर नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? उसका कारण क्या है, हमारा लैंड डिस्प्यूट। जब तक हमारे बिहार में जो भूमि विवाद की समस्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में भूमि विवाद, तो जब तक हमारे बिहार से भूमि विवाद की समस्या नहीं समाप्त हो जाती है, तब तक हमारे बिहार से भूमि सर्वेक्षण का जो अभाव है वो बना रहेगा। इसको थोड़ा और समझते हैं, भूमि सर्वेक्षण का अभाव कि बिहार का ऐसा कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए तो हमको यह जानकारी नहीं मिलेगा कि अमुक जमीन का कितना रकबा किनके पास में है। तेलंगाना सरकार भारत का पहला ऐसा राज्य सरकार है जहां पर अगर आपको ज़मीन खरीद बिक्री करना है तो सरकार के पोर्टल पर होकर के जाइए और बिल्कुल वहां फैक्चुअल जानकारी मिलती है कि किसका ज़मीन पे पास कितना रकबा है, उसका सही में मालिकाना हक किसके पास में है। लेकिन हमारे बिहार में राजनेताओं की कमी के कारण, उनके जो इच्छा शक्ति उनके कमी के कारण उन्होंने क्या किया है, भूमि सर्वेक्षण अभी तक नहीं करवाया है। बात समझ में आया? केंद्र सरकार जो है भारत में प्रत्येक भूमि का ऑब्जर्वेशन करने के लिए सुदूर उपग्रह प्रणाली से यानी सैटेलाइट से हमारे बिहार के भूमि का सर्वेक्षण कर रही है, और उसी डाटा का यूज कौन करेगा, हमारा बिहार सरकार करेगा। उस समस्या का भी समाधान हम लोग कल देख लेंगे उसमें, ठीक। और क्या हो सकता है बताओ तो? एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास का तो जो शुरू में बोला, मार्केटिंग सर। हाँ, यानी उसको कह सकते हैं कि विपणन की मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग। हाँ, और एक भंडारण वाला सर। हाँ, मार्केटिंग प्रॉब्लम हो गया, फिर देखो कि भंडारण हो गया, भंडारण की समस्या हो गया, फिर देखिए कि प्रोसेसिंग की समस्या हो गया, यानी प्रसंस्करण की समस्या हो गया, है ना, ये रिजर्व की समस्या हो गया। यानी संरचनात्मक में देखिएगा बहुत सारे आपके पास क्लॉज का रीज़न निकल करके आएंगे, कॉज निकल के आएंगे कि हमारे पास में कि अभी भी देखिएगा किसान के पास में आइडिया नहीं चलता कि देखो जैसे सीतामढ़ी का किसान यहाँ चावल तो उपजा लिया, इनको पता नहीं है कि इस चावल को खाने वाले लोग कहाँ पर है। नालंदा के लोग आलू तो उपजा लिया, इनको पता नहीं है कि अगर हम कहाँ जाएंगे, हम किस राज्य में किस ज़िले में आलू की खेती कम होती है वहाँ हम जाकर नहीं उपजा गया। किसान क्या करेगा, सीधे बोरा में आलू कसेगा और कहाँ चल जाएगा, पटना में लॉन्च हो जाएगा, या नवादा का ही या नालंदा का ही क्या करेगा, बाजार समिति में चला जाएगा। तो ये विपणन का जो समस्या होता है, मार्केटिंग का समस्या, हमने चर्चा कल भी किया था या परसों की क्लास में किया होगा कि विपणन की समस्या बिहार में अभी भी बनी हुई है ना। उसके लिए सरकार अपना मदद भी कर रहा है। आगे देखो कि भंडारण का, किसान क्या करता है, जो गरीब किसान होते हैं वह अनाज उपजा लेते हैं। अगर मान लो कि किसी समय में मानसून बहुत बढ़िया काम किया, हमारे पास उपज भी अच्छा हो गया किसान का, तो अपना अधिक उपज को कहाँ रखेगा, उनके पास पैसा नहीं है उतना कि वह क्या बनाए, कोल्ड स्टोरेज बना करके पैसा वहाँ कोल्ड स्टोरेज में अपना उत्पाद रखे। तो अगर बिहार सरकार प्रत्येक जिला में अगर जिला भंडार गृह का निर्माण कर देता,
डिस्ट्रिक्ट रिजर्व हाउस का निर्माण कर देता तो उसमें क्या होता कि किसान वहाँ जाता तो सरकारी रहता तो फ्री रहता, सरकार वहाँ किसान वहाँ जाता, वहाँ अपना क्या कर लेता, अनाज को वहाँ रख देता और सुरक्षित रखता वहाँ पे। लेकिन सरकार अपने आज तक ना इस पर काम नहीं कर पाई है। यानी हमारे यहाँ जो भंडारण की समस्या अभी भी बना हुआ है, जिसके पास पैसा है, जो अमीर किसान है, अपना अधिक उत्पाद को, आलू को, प्याज को, चावल को, धान को, गेहूं को, मक्का को, सरसों को, तिलहन को, सबको तो कोल्ड स्टोरेज में रख दे रहा है। और कोल्ड स्टोरेज कौन बनाता है? हमारे आपके जैसे जो समृद्ध किसान होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वही बनाएगा कोल्ड स्टोरेज। तो पैसा लेके काम करेगा ना आपका, फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो ये समस्या क्या है, सरकार के पास बना हुआ है। फिर देखो प्रोसेस का, प्रसंस्करण का, यानी हमने मखाना उपजा लिया, हमने यहाँ पर क्या किया कि देखो कि जर्दालू आम उपजा लिया, मगही पान उपजा लिया, लेकिन हमको उसको कैसे प्रिजर्व करना है कि वह लंबे समय तक रहे, इसके लिए हमारे पास क्या है, अभी भी बिहार में प्रोसेसिंग का बहुत ज़्यादा अभाव है। यानी ना तो कोल्ड स्टोरेज है, ना तो जो हमारे पास ट्रक से माल जाता है वो बिहार में जो जितने भी ट्रक होते हैं वो एसी वाला ट्रक नहीं बल्कि ओपन ट्रक रहता है। इसीलिए हमारे पास का तो जो बंगाल से आम आता है खाने के लिए पटना में या मुजफ्फरपुर या किसी डिस्ट्रिक्ट में, वह क्या होता है, खुला रहेगा तो धूल पड़ेगा, कीटाणु पड़ेगा, उसके बाद की मौसम का मारा पड़ेगा, सड़ने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए और महंगाई बढ़ जाती है। तो इन सब जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं पर सरकार क्या करे, सबको सरकार को पता है और सरकार क्या कर रही है, इस पर काम करने के लिए उत्सुक है। और इकोनॉमिक सर्वे में उसने कुछ इनिशिएशन भी उठाया हुआ है, कुछ काम भी किया है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों बिहार में जो कृषि की समस्या उसको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं।